2004 में हमारा सबसे पहला माइलस्टोन प्रोजेक्ट आया NRI सिटी। तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से भी। व्यापारिक दृष्टि के अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो अपनापन है लोगों में, जो सामाजिक है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, हम अपने आप को खुद को रेजिडेंट मान के उस कॉलोनी का सारी चीज़ें प्लान करते हैं। मैं मानता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल गेम चेंजर होंगे मध्य प्रदेश के लिए, और ख़ासकर इंदौर और उज्जैन के लिए। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और TYS पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में हो रहे बदलावों की और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रियल एस्टेट में एक बड़ा जाना माना नाम, ओमैक्स ग्रुप मध्य प्रदेश रीजन के प्रेसिडेंट मिस्टर विनीत शर्मा और सेल्स हेड मिस्टर प्रवीण वर्मा। तो आइए स्वागत करते हैं दोनों मेहमानों का। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम। तो सबसे पहले तो विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बनने तक ओमैक्स ग्रुप ने कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव जो हैं उन्हें तय किया? ओमैक्स की शुरुआत 1987 में हुई थी, जो कि हमारे चेयरमैन सर ऑनरेबल श्री रोहतास गोयल जी ने की थी। तो उन्होंने पहले एक नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम किया था। उसके बाद वो रियल एस्टेट में आए और उन्होंने रियल एस्टेट में अपना पूरा काम किया। 2004 में हमारा सबसे पहला माइलस्टोन प्रोजेक्ट आया NRI सिटी। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी जो कि परी चौक पे है, जो आज भी परी चौक का लैंडमार्क है ग्रेटर नोएडा के अंदर। उसके बाद हम ग्रुप हाउसिंग में गए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आए, कमर्शियल मॉल्स लेके आए। तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो सर, अगर हम बात करें अबाउट टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, तो इस विजन को ओमैक्स ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स में किस तरह से उतारता है? 2005 में मध्य प्रदेश के अंदर आए थे, तो हम बाईपास पे अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आए थे, आगरा बॉम्बे रोड पे। तो वहाँ पे लोग कहते थे क्या होगा, यहाँ पे कौन आके रहेगा। लेकिन आप देखिए, आज 20 साल बाद पूरे बाईपास का लैंडमार्क है, पूरे मध्य प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी एक प्राइवेट टाउनशिप है, जिसके अंदर करीब 5 बैंक ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, करीब 5000 परिवार रहते हैं। आसपास के सराउंडेड जितनी भी जगह हैं, उन सब की शॉपिंग की डेस्टिनेशन वही है। तो हमने एक बिल्कुल बाईपास का गेम चेंज कर दिया। 5 स्टार शेराटन हमारी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर खुला हुआ है। तो एक तरह से ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में हमने, आप समझिए कि लोगों के ड्रीम था कि भाई एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो जहाँ पे सारी चीज़ें मिलें, बैंक भी हो, अस्पताल भी हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो, सारी चीज़ें हो, एक क्लब हो। वो आज दिख रहा है वहाँ पे। तो प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ओमैक्स ग्रुप के? अभी ओमैक्स ग्रुप के यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी इंदौर, उज्जैन और रतलाम में हम लोग काम कर रहे हैं। और इंदौर में लगभग हम अभी तक 4 टाउनशिप ला चुके हैं, और उज्जैन में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी हमारे चल रहे हैं, और रतलाम में भी हमारी एक टाउनशिप है। अच्छा, तो वैसे देखा जाए तो 8 राज्यों और 31 शहरों में जो है ओमैक्स ग्रुप काम कर रहा है। तो विनीत जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंदौर और मध्य भारत जो है वो आपके लिए कितने अहम हैं? मध्य भारत, मध्य प्रदेश भारत का दिल, और यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो लोग बड़े प्यारे और ईमानदार, बड़े सच्चे लोग होते हैं यहाँ पे। आपको व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा एक माहौल भी रहता है। कोई किसी तरह की कोई हैसल्स नहीं आती हैं, बड़ी लिमिटेड सी हैसल्स आती हैं जो एक व्यापार में होती हैं। और सेंट्रल इंडिया की आप एक तरह से कैपिटल है इंदौर जी। तो इंदौर एक ऐसा मतलब शहर है जहाँ पे IIT भी है, IIM भी है, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक तरह से एजुकेशन हब है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो पीतमपुर में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। अच्छा। जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी बहुत मात्रा में है। और उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे ना जो किसानों की एक व्यापार मंडी है, वो भी मध्य भारत की सबसे बड़ी है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है। तो मेरे मानना है कि इंदौर सेंट्रल इंडिया की एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी तो हमने एक 100 एकड़ की टाउनशिप से की थी, जिसको हम एक्सपेंड करके अब 500 एकड़ ले जा चुके हैं और ऑलरेडी वहाँ पे करीब 5000 लोग रह रहे हैं। दूसरी फिर हम उसके बाद एक और टाउनशिप लेके आए मांगलिया में, जो अगेन 90 एकड़्स की है, वो फुली डेवलप्ड है, लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ भी करीब 500 परिवार रह रहे हैं। फिर एक तीसरी टाउनशिप और लेके आए हम इंदौर के अंदर ही, जो कि ओमैक्स हिल्स के नाम से है, राहू सर्कल पे। अगेन वो भी एक 90 एकड़ की टाउनशिप थी, वो भी फुली डेवलप्ड हो गई और लोग रह रहे हैं वहाँ पे। और एक हम चौथी भी एक लेके आने वाले हैं सुपर कॉरिडोर पे, जो शासन की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के तहत होगी, जो नई शासन ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी निकाली है उसके अंतर्गत होगी। और ये अभी हम जो शुरुआती जो अपनी रूपरेखा है वो 500 एकड़ से चालू कर रहे हैं, जिसको हम एक्सटेंड करके 600 से 700 एकड़ तक लेके जाएंगे। और तो इसीलिए हमारे लिए मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से भी। व्यापारिक दृष्टि के अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो अपनापन है लोगों में, जो सामाजिक है लोग, वो हमें एक अलग से चीज़ें देती है। व्यापार तो आप सारी जगह कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है मध्य प्रदेश में, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जी, तो प्रवीण जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इंदौर डिवीज़न में पर्टिकुलरली क्या-क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या आने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ओमैक्स ग्रुप किन बातों को ध्यान में रखकर अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करता है? इंदौर रीजन में हमारे अभी 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि सर ने भी अभी बताया। लेकिन प्रोजेक्ट्स की बात तो मैं आपको बता ही चुका कौन कौन से चल रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखते हैं प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते समय, कि वहाँ से हमारे जो रेजिडेंट रहेंगे उनका शॉपिंग का क्या रहने वाला है, उनको कहीं आना जाना है तो यातायात की व्यवस्था क्या रहने वाली है, और स्कूल, कॉलेज, बैंक, ये जो सुख सुविधाएं सब होती हैं, हम पहले इनको ध्यान में रखते हैं, फिर कॉलोनी को डिज़ाइन करते हैं कि हमारे जो रेजिडेंट हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमने कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ले ली। तो विनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंदौर में भी कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? इंदौर में लैंडमार्क प्रोजेक्ट हमारा सुपर कॉरिडोर, एक कॉरिडोर जो एयरपोर्ट से शहर को कनेक्ट करता है, वहाँ से TCS चौराहे से करीब 4 किलोमीटर अंदर एक सोनगीर में हमारी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आने वाली है, जो कि एक बिल्कुल लैंडमार्क होगी। और उसमें एक हम शॉपिंग लाइन डेवलप करेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से। वर्ल्ड स्ट्रीट हमने फरीदाबाद में बनाई हुई है, जो कि एक फरीदाबाद का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे सेम तर्ज पे हमने चंडीगढ़ बना रहे हैं, सेम लुधियाना बना रहे हैं, सेम हमारा प्लान इंदौर में भी बनाने का है, जिसमें आपको लंदन स्ट्रीट या आपकी पेरिस स्ट्रीट वो देखने को मिलेंगी, जहाँ पे सड़क सारी पत्थर की होंगी, ना कि कंक्रीट की होंगी। तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क होगा और वो शहर की शॉपिंग को एक अलग से एक नया आयाम देगा कि शहर में कुछ नया हुआ है। राइट। तो अब मैं प्रवीण जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी और डेवलपर्स में नहीं है? आपको क्या चीज़ अलग बनाती है? खास बात तो सभी में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन हम में जो है वो मैं बता सकता हूँ। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हम कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हैं कि उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको ध्यान में रखते हैं। और सबसे बड़ा, हम अपने आप को खुद को रेजिडेंट मान के उस कॉलोनी का सारी चीज़ें प्लान करते हैं। तो यही एक ख़ास बात है। और हमारा फोकस केवल बेचना नहीं है किसी को, हमें उसको घर बना के उसको अच्छे से उसको वहाँ पर रहना, सुख सुविधाएं देना हमारा काम है। मैं प्रवीण जी की बात में कुछ एडिट कर देता हूँ। आज ओमैक्स सिटी 1 हमारी, हमने डिलीवरी दी हुई करीब 15 साल हो गए, लेकिन हम आज भी लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद भी आज 15 साल बाद भी हम लोगों की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं कि भाई लोग मेरे रेजिडेंट परेशान ना हो। और रेजिडेंट नहीं है, एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम सारी चीज़ों को उनका ध्यान रखते हुए बेसिक सी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई क्या इनको ऐसी चीज़ दें जिससे हमें याद रखें। वही मैं जानना चाह रही थी कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हैं और एक टाइमलाइन किस तरह से मेंटेन रखते हैं? क्वालिटी का मैम, हम जो भी काम करते हैं वो शहर के बेस्ट डेवलपर से कराते हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ना करने की कोशिश करते हैं। कि क्या होता है, एक आदमी अपना घर ना, सपनों का घर जीवन में एक ही बार बना पाता है,
तो अगर उस घर में उसकी कोई भी छोटी भी समस्या आई तो वो हमें ही कोसेगा कि भाई आपने क्या दे दिया मेरे को। तो हम चाहते हैं, हम मान के चलते हैं कि हम कोई काम ना करें कि जिससे लोग हमें ज़िंदगी भर ताने दें, कोसें। हम ये चाहते हैं कि लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आएँ, वो जब भी उस घर में जाएं। एक घर में कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो रिलैक्स होने के लिए जाता है, ना कि समस्याओं के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस व्यक्ति को रिलैक्स वातावरण ही दें, जिससे वो अंदर जाए तो उसको एक रिलैक्स महसूस हो, अपने सारे दिन की जो भी दिनचर्याएँ करके आया है वो उसके बाद उसको एक सुकून महसूस हो। तो हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि बढ़िया एक हरे भरे पार्क हो, उसको बढ़िया एटमॉस्फेयर मिले, सारी चीज़ें, बिजली पानी सब जो है सारी सुख सुविधाएँ मिलें, जिससे कि वो रिलैक्स रहे। एटलीस्ट घर को लेके परेशान ना हो कि भाई ओमैक्स ने मेरे को ऐसा कर दिया है। तो सर जैसे कि आजकल हम सस्टेनेबल और स्मार्ट लिविंग इस बारे में बहुत चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कैसे ये सुनिश्चित करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? मैम, जो स्मार्ट लिविंग का जो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें हम कई बार जो देखते हैं कि वो जो ऑटोमेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन वो तो एक पार्ट हो गया एक कंस्ट्रक्शन का। लेकिन हम ये सुविधाएं अपनी टाउनशिप में देने की कोशिश करते हैं लोगों को, जैसे कि वाईफाई हो, इंटरनेट की सुविधा हो, टेलीफोन की सुविधा हो, और इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको अंडरग्राउंड करते हैं। और रही गार्डन की जब डिज़ाइन की बात होती है, उनमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो उनको और अच्छा अनुभव दे पाए, जैसे कि इंटरनल लाइटिंग है, गजीबो बनाते हैं। तो हम लोग इस तरह की स्मार्ट चीज़ों पे जाते हैं। ऑल राइट। तो वैसे बदलते वक्त के साथ जैसे टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, तो आप टेक्नोलॉजी का निर्माण में किस तरह से उपयोग करते हैं? टेक्नोलॉजी का निर्माण अभी हम इंदौर में जो टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं उनमें सारी चौड़ी रोडें 18 मीटर की और 24 मीटर की रोडें डाल रहे हैं, जिससे कि लोगों को आने वाले समय में कोई पार्किंग की समस्या ना हो। क्लब हमारे ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसमें जिम्नेजियम, पूरा अपना बैडमिंटन, टेनिस, सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिससे बिल्कुल वेलनेस और फिटनेस के लिए योगा क्लासेस हैं, स्विमिंग पूल है, सारे हम ध्यान रखते हैं। पीछे हमने जैसे फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी से बाहर निकलें और ये थोड़ा वक्त अपने फिजिकल एक्टिविटी को दें। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपके जो ग्राहक हैं उन्हें सिर्फ घर ना मिले, बल्कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी और बेहतर हो। बिल्कुल बेहतर हो। वो उनके बच्चे मोबाइल पे बैडमिंटन ना खेलें या मोबाइल पे फुटबॉल ना खेलें, जाके ग्राउंड में खेलें। जो आने वाली पीढ़ी के लिए मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि वो टैक्स से बाहर निकलें। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने अभी ग्राहकों की बात की कि आप उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और इनफैक्ट उनकी लाइफ को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में एक रिश्ता बन जाता है। तो उस गहरे रिश्ते को, उस विश्वास को आप किस तरह से कायम रखते हैं? आपको ना सबसे किसी भी व्यापार का या मूल सिद्धांत है ईमानदारी। अगर आप किसी से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके रिश्ते हमेशा गहरे होंगे। हमने कभी अपने किसी कस्टमर के साथ बेईमानी नहीं की और उनके सब अच्छे में बुरे में हम खड़े रहते। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है कोरोना काल का। हमारी टाउनशिप ओमैक्स सिटी शहर से करीब 6 किलोमीटर बाहर है, बाईपास पे है। तो पूरे इंदौर में या पूरे देश में ही कोरोना का बड़ा आतंक था, हम सारे लोग पीड़ित थे। तो हमारे टाउनशिप के सराउंडेड 3-4 किलोमीटर आगे लोगों के खेत हैं, वो उनके यहाँ सब्जियाँ हो रही थी। तो लेकिन वो अपनी सब्जियाँ मंडी लेके नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोरोना है, सारे ट्रांसपोर्ट बंद है। तो हमने वो सारी सब्जियाँ खरीदी और अपने जो भी टाउनशिप में जो रहवासी रहते थे उन सबको मुफ्त में दी कि भैया ये है, आप लीजिए। है बड़ा छोटा सा इनिशिएटिव, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई हम उनके साथ एक तरह से उनके साथ टच कर रहे हैं कि ठीक है। जहाँ पे पूरे शहर में सब्जियां नहीं मिल रही थी, सारे लोग परेशान थे। और एक और भगवान की कृपा रही कि हमारी टाउनशिप में दोनों कोरोना काल में किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हमारी टाउनशिप में हम पूरे पीछे तक लोग घूमते थे और हमने भी उनका पूरा सहयोग दिया। चाहे वो फल सब्जी की ज़रूरतें हैं, उनकी बेसिक नीड्स जो भी थी हमने पूरा करने की कोशिश की। तो और क्या होता है,
जैसे इंदौर है, इंदौर का कल्चर वो राजस्थान का भी मिक्स है, महाराष्ट्र का भी है, यूपी का भी है, सारे लोग हैं। तो हम जितने भी त्यौहार होते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे हमारे टाउनशिप के लोग एक साथ मिलके उनको मनाएं। तो गणेश चतुर्थी के दिन भी हम गणेश जी रखते हैं टाउनशिप में, जैसे सारे लोग एक साथ पूजा करें। नवरात्रे में भी माता का चौकी, और जैसे अगेन फिर गुजरात वाला कल्चर आ जाता है, यहाँ डांडिया बहुत खेलते हैं, तो हम डांडिया का भी करते हैं, जिससे लोगों को टच हमेशा बना रहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमने एक आपको कोई प्रॉपर्टी दी, बेच दी, उसके बाद हम भागे नहीं हैं, हम आपके साथ ज़िंदगी भर खड़े हैं। तो उससे लोगों का विश्वास बड़ा गहरा होता है। तो हम बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक भी उनकी मदद होती है हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें CSR इनिशिएटिव्स की, जैसे कि अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, मैं उसे भी उसमें काउंट करूंगी, तो और क्या क्या CSR इनिशिएटिव्स हैं जो आप करते हैं? अगर मैं ओमैक्स ग्रुप की बात करूँ तो हमारी एक अपनी हमने एक ओमैक्स फाउंडेशन बनाई हुई है, जिसमें हम गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, और जो हमारी सारी साइडें हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, जो श्रमिक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा देते हैं कि आप पढ़िए। उनको समय पे कपड़े देना है, जैसे अभी सर्दी आ रही है तो हम सबको समय पे कपड़े देंगे। ये सब हम ओमैक्स फाउंडेशन के मार्फत करते हैं। उसके अलावा अभी भी रिसेंटली कम से कम 4 खिलाड़ियों को हमने स्पॉन्सर किया हुआ है अलग अलग क्षेत्र में, कि भाई आप बढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो उनमें से एक ने, अल्ट्रा रनर ने, काफ़ी मेहनत भी की और वो सिल्वर मेडल साउथ अफ्रीका में जीत के भी आया। अभी एक नया इनिशिएटिव हमारी कंपनी ने शुरू किया कि जो भी हमारी कंपनी में कर्मचारी हैं जिनको 5 साल या उससे अधिक हो गए हैं, तो उनके घर में अगर किसी बच्ची की शादी है तो कंपनी उसको अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देगी। बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में अगर हम इंदौर की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो क्या क्या नई योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं? आने वाले 5 साल में इंदौर, अगर आप 5 साल बाद, मैं कहता हूँ आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप 5 साल ना आएँ, तो अगले 5 साल बाद जब आप आएंगे तो इंदौर पूरा बदला हुआ होगा। मेट्रो चल रही होगी सारी यहाँ पे, उज्जैन तक के लिए भी मेट्रो होगी, एक महानगर बन चुका होगा। तो पूरा फ्लाईओवर जो अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, और सारे फ्लाईओवर, सारी मेट्रो का काम पूरा हो चुका होगा, बाईपास भी 6 लेन बन चुका होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो गया होगा, दिल्ली इंदौर नागपुर हाईवे भी पूरा बन चुका होगा। तो आने वाले 5 साल बाद आप शहर को पहचान नहीं पाएंगे। पूरा बदला हुआ बिल्कुल नजर बदला आएगा। हुआ। प्रशासन बड़ी तीव्र गति से सारी योजनाओं पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं है सारी योजनाएं कागज़ों में चल रही है, आप जाके देखिए सब काम चल रहा है। मेट्रो का रन हो चुका है, LOT मेट्रो चल रही है। शहर में आने में मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का टाइम है। 1 से 1.5 महीने बाद ऑपरेशन हो जाएगी, टेस्टिंग उसकी चालू है, और जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं वो सारे बन जाएंगे। उज्जैन 2028 में सिंगस्त लगेगा, उससे पहले इंदौर उज्जैन की रोड पूरी 6 लेन, बहुत बेहतर कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन नए सिरे से बन रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल गेम चेंजर होंगे मध्य प्रदेश के लिए, और ख़ासकर इंदौर और उज्जैन के लिए। तो हम भी उनमें अपना इस यज्ञ में कुछ आहुति दे पाएंगे तो बढ़िया होगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप भी हर तरह से लोगों की लाइफ को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे जो आपकी जर्नी रही है, आपने कई तरह के ग्राहक देखे होंगे। क्या कोई ऐसा ग्राहक रहा है जिसकी कहानी यादगार रही हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत रहते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। मतलब मेरा और जैसे प्रवीण जी का, हमारा तो पब्लिक डोमेन का ही काम है, तो दिन में काफ़ी लोगों से मिलना होता है। लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा याद है, हमने ना एक बार गरीबी तबके के मकान बनाए थे अपनी साइट पे, जो EWS कैटेगरी के। तो एक व्यक्ति जो कि धोबी का काम करता था, तो उसकी आमदनी 10 से 12 हज़ार रुपये होगी, और उसकी पत्नी भी उसके साथ
कार्य करती थी, वो 5-7 हज़ार रुपये वो कमाते होंगे, तो हार्डली उनके घर की इनकम 15 से 16 हज़ार रुपये होगी। मेरे को इसलिए याद है कि तो हमने ना उसको फ्लैट दिया सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मल आय वर्ग के व्यक्ति को, तो उसने 5 लाख रुपए का फ्लैट लिया। तो बड़ा उसने 5 लाख के फ्लैट लिया तो बड़ा दुख उसको, एक तरह से दुख इस बात का था कि वो छोटा फ्लैट ले पा रहा है, खुशी इस बात की थी कि उसका पहला घर है। और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से हम 2,70,000 रुपये की सब्सिडी दिलवाई माननीय जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से और प्रशासन ने दी। तो प्रधानमंत्री की जो एक सबका घर सबका आवास, एक सबके पास एक अपना घर होना चाहिए, तो उसका फ्लैट इफेक्टिवली 2,30,000 रुपये का पड़ा और उसकी EMI आई 2,000 रुपये में, हो सकता है 2,100 हो सकता है 1,900 हो, उसी के बीच में थी। और उसकी बाइक की EMI थी 2,500 रुपये। तो मेरे को आज तक ध्यान है कि वो आदमी इतना खुश हुआ था और फिर वो हमारे सारे फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना में बिक गए और सारे लोग रहते हैं, वो हंसी खुशी रहते हैं बहुत। उनको एक बड़ी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उनका खुद का भी जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, उनमें से कुछ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे तो वो बड़े खुश रहते हैं। तो मेरे को वो प्रसंग अभी तक याद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी और प्रवीण जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।